हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवीएस एनवीएस एग्जाम के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं करवा चुकी हूं। जो पेपर 2023 में हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इनके सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ केवीएस में जो पूछे गए हैं। और कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, यानी जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को भी मैंने करवाया है। लेकिन आज मैं प्रश्न लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे ही गए हैं। क्योंकि आप पीआरटी का पेपर देख लीजिए, टीजीटी का पेपर देख लीजिए, पीजीटी का पेपर देख लीजिए, इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए इन टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ, और इस एक ही वीडियो में ये सभी टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगी। आप यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट की, टॉगल कीज, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, आईटी एक्ट। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि और भी टॉपिक है, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो उनसे पूछे जाने की संभावना है, और इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए उन टॉपिक को भी आपको पढ़ना है। जो आपके कंप्यूटर में और भी टॉपिक हैं उन्हें भी पढ़ना है, लेकिन इन्हें विशेष तौर पर आपको पढ़ के जाना है। तो आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैंने करवाई है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। आप पेपर उठाकर देखेंगे, पिछले वाले जो पेपर हुए हैं, जो आपके 2023 में पेपर हुए हैं, तो आप एक बार देखें जरूर, और नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और प्रश्न तो मैंने सभी करवा दिए हैं। जितने भी कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन्हें मैंने सभी कंप्लीट प्रैक्टिस में करवा दिया है। तो आप लोगों को पता होगा कि इनपुट डिवाइस से प्रश्न जरूर पूछा गया है, या फिर आउटपुट डिवाइस से। यानी प्रश्न या तो इनपुट डिवाइस से लिया जाएगा या फिर आउटपुट डिवाइस से, लेकिन इन दोनों में से एक से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो ये वे उपकरण हैं जिनसे हम कंप्यूटर को निर्देश या डेटा देते हैं। अब इनके आपको उदाहरण याद कर लेने हैं, क्योंकि प्रश्न जो पूछा जाता है वो इसी तरीके से पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। अब उसमें से आपको एक बताना होता है कि कौन सा इनपुट है। तो इनके उदाहरण आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ट्रैक बॉल, MICR यानी चेक रीडर, OMR यानी शीट रीडर, OCR टेक्स्ट रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर यानी कि जो फिंगरप्रिंट की मशीन लगी होती है, वो भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। और ग्राफिक टैबलेट, ये आपको उदाहरण याद कर लेने हैं। आपको भूलना नहीं है एग्जाम में कि कौन सा इनपुट डिवाइस था, कौन सा आउटपुट डिवाइस था, क्योंकि आपको बिल्कुल याद कर लेना है। भूलने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, ट्रैक बॉल, MICR, OMR, OCR, बायोमेट्रिक सेंसर और ग्राफिक टैबलेट। बस परिभाषा याद रखिए कि ये वे उपकरण हैं जिन्हें हम कंप्यूटर को निर्देश या डेटा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनपुट डिवाइस के बाद अगला जो टॉपिक है आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो इनपुट डिवाइस में कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए थे, जैसे MICR, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, क्योंकि प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया है। फुल फॉर्म पूछे गए हैं तो आपको इनके फुल फॉर्म भी याद रखने हैं। MICR का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन।
और OMR का ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। कभी कभी आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन फुल फॉर्म इसका ये होता है, आपको याद रखना है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। तो ये इनपुट डिवाइस जो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए थे, उनका मैंने फुल फॉर्म यहाँ पर लिख दिया है, ताकि आपसे यदि इनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए फुल फॉर्म से संबंधित, तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस, ये वे उपकरण हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को हमें दिखाते, सुनाते या प्रिंट करते हैं। तो परिभाषा तो आपको याद ही रखनी है, यानी वे उपकरण जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को हमें दिखाते हैं, सुनाते हैं, प्रिंट करते हैं, तो कहलाते हैं वो आउटपुट डिवाइस। उदाहरण क्या है? जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, 3D प्रिंटर, ब्रेल रीडर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। तो इनके उदाहरण याद रखिएगा, आपको उदाहरण नहीं भूलने हैं। अब प्लॉटर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो इसमें ऑप्शन था प्लॉटर, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको ये परिभाषा भी याद रहे और इनके उदाहरण भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनपुट और आउटपुट डिवाइस, यानी कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो दोनों ही काम कर सकते हैं, इनपुट का भी काम करते हैं और आउटपुट का भी काम करते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन होती है इनपुट का भी काम करती है, आउटपुट का भी काम करती है, इनपुट डिवाइस का भी, आउटपुट डिवाइस का। तो ये इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। मॉडेम, USB ड्राइव, पेन ड्राइव, मल्टी फंक्शन प्रिंटर जिसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों हों, और डिजिटल कैमरा, हेडसेट यानी जिसमें हेडफोन और माइक दोनों होते हैं, CD और DVD ड्राइव, फैक्स मशीन और नेटवर्क कार्ड। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं, इनके उदाहरण भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है शॉर्टकट की, और शॉर्टकट की से संबंधित प्रश्न भी आपको मिलेगा। तो जितनी भी शॉर्टकट की है सबके बारे में याद रखिएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरीके के प्रश्न आप देखते ही उनका उत्तर बता देंगे। तो शॉर्टकट की कीबोर्ड की उन कुंजियों का एक समूह या संयोजन है जिसका उपयोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी विशेष कमांड को तेजी से यानी क्विकली तेजी से निष्पादित करने के लिए किया जाता है, तो वो कहलाती हैं शॉर्टकट की। अब परिभाषा तो आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी शॉर्टकट की का क्या काम है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए जो शॉर्टकट की हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शॉर्टकट की सूची दी गई है। तो बेसिक शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस की, यानी कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस की का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस वी, किसी कॉपी किए गए, जब किसी को कॉपी कर लिया जाता है उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस जेड अंडू यानी पिछला कदम वापस लेने के लिए, कंट्रोल प्लस वाई रीडू यानी अगला कदम, कंट्रोल प्लस एस यानी सेव करने के लिए, किसी फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं। आगे लिखा है कंट्रोल प्लस एस सुरक्षित करना, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, यानी किसी पेज को हमें PDF को प्रिंट करना होता है, कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं तो वह प्रिंट हो जाता है। यदि आपने प्रिंटर को कनेक्ट कर रखा है तो वह आसानी से प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए यानी सभी को चुनना, सिलेक्ट ऑल के लिए हम क्या दबाते हैं? कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस एफ यानी खोजने के लिए, फाइंड करने के लिए। अल्ट प्लस F4 यानी प्रोग्राम बंद करने के लिए, क्लोज प्रोग्राम, तो क्या करते हैं? अल्ट प्लस F4। और अल्ट प्लस टैब यानी एप्स के बीच स्विच कवर करना, स्विच एप्स। तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज थी, इनके बारे में आपको याद रखना है।
अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है MS वर्ड यानी डॉक्यूमेंट शॉर्टकट्स के बारे में, तो इनके बारे में भी जानना जरूरी है। चलिए पढ़ लेते हैं। Ctrl+B, तो बोल्ड यानी मोटा अक्षर करने के लिए MS वर्ड में Ctrl+B दबाते हैं, बोल्ड यानी मोटा अक्षर करने के लिए, अक्षर मोटे बनने लगते हैं। Ctrl+I यानी इटैलिक, तिरछे अक्षर करने के लिए। Ctrl+U यानी अंडरलाइन, नीचे रेखा के लिए। Ctrl+K हाइपर लिंक डालने के लिए। Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, और Ctrl+O फाइल खोलने के लिए। तो ये आपको याद रखने हैं MS वर्ड शॉर्टकट्स, डॉक्यूमेंट शॉर्टकट्स हैं ये। अब यहाँ पर लिखे हुए हैं विंडोज शॉर्टकट्स, विंडोज सिस्टम शॉर्टकट्स। तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। Windows+D दबाते हैं तो डेस्कटॉप दिखाना इसका काम होता है। Windows+L यानी कंप्यूटर को लॉक करना। Windows+E फाइल एक्सप्लोरर खोलना। Ctrl+Shift+Escape तो टास्क मैनेजर खोलना इसका काम है। और Windows+Shift+S यानी स्क्रीनशॉट लेना। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए जब आप Windows+Shift+S दबाते हैं तो स्क्रीन धुंधली हो जाती है, फिर माउस से ड्रैग करके आपको जिस भी पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो माउस से आप ड्रैग करके उतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है और भी कुछ इंपॉर्टेंट की है, उनको भी पढ़ लीजिए। Alt+F4 इसका काम है चालू प्रोग्राम या विंडो को बंद करना। Alt+Tab यानी खुले हुए ऐप्स के बीच स्विच करना। Ctrl+Alt+Del डिलीट की यानी, तो इसका मतलब होता है टास्क मैनेजर खोलना या सिस्टम लॉक करना। और Shift+ कोई लेटर आप दबाते हैं तो कैपिटल लेटर टाइप होगा, यदि कैप्स लॉक बंद हो तो, यानी कैप्स लॉक बंद है और Shift+ कोई लेटर आप दबाते हैं ABCDEFGH कोई भी, तो वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा। और Shift+ नंबर यानी ऊपर जो कीबोर्ड के ऊपर प्रतीक दिए रहते हैं, जो नंबर भी दिए हैं और नंबर के साथ प्रतीक भी छपे होते हैं, ये इस टाइप के, तो शिफ्ट के साथ उस नंबर को आप दबाते हैं तो वो प्रतीक टाइप हो जाता है यानी कि छप जाता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्टकट कीज थी और एक प्रश्न आपको शॉर्टकट कीज से संबंधित जरूर मिलेगा। अब टॉगल कीज के बारे में पढ़ लीजिए। टॉगल कीज से संबंधित प्रश्न पहले भी पूछा गया है, इस बार पूछे जाने की संभावना है। तो वे कुंजियां जिनका उपयोग किसी फंक्शन को ऑन या ऑफ करने के लिए किया जाता है, ये स्विच की तरीके से काम करती हैं। एक बार दबाने पर फंक्शन चालू हो जाता है और दोबारा दबाने पर बंद। तो ये स्विच की तरीके से काम करती हैं, जैसे बल्ब का स्विच होता है, पंखे का स्विच होता है, उसी तरीके से ये काम करती हैं। एक बार इन्हें दबाएंगे तो फंक्शन चालू हो जाएगा, दोबारा दबा देंगे तो वही फंक्शन बंद हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो कैप्स लॉक की है, उसे यदि आप एक बार दबाते हैं तो यदि लेटर स्मॉल लेटर में टाइप हो रहे हैं तो वो कैपिटल में टाइप होंगे, और यदि आप दोबारा दबाते हैं तो वह स्मॉल लेटर में टाइप होने लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य टॉगल कीज के उदाहरण क्या हैं? कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट की। ये मुख्य टॉगल कीज हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे संबंधित प्रश्न भी पहले पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है, यानी जिसका सोर्स कोड सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध हो वह कहलाता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे लाइनेक्स, एंड्रॉयड, फ्री BSD, क्रोमियम OS, फ्री DOS, हैकू, रिएक्ट OS और ओपन BSD। तो ये कुछ उदाहरण हैं। इसमें ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। और लाइनेक्स के अंतर्गत ये हैं तो इनको भी याद रखिएगा। तो ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर पैकेज यानी सूइट है जिसमें कई प्रोग्राम्स शामिल हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं।
जो दस्तावेज बनाने, डेटा मैनेज करने, प्रेजेंटेशन बनाने और ईमेल भेजने जैसे रोजमर्रा के ऑफिस के काम को आसान बनाते हैं और यह व्यक्तिगत, व्यावसायिक और शैक्षणिक उपयोग के लिए बहुत लोकप्रिय है, जो अब माइक्रोसॉफ्ट 365 के रूप में क्लाउड आधारित सेवा भी देता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब आपको रखने हैं इसके उदाहरण याद, यानी इसके अंतर्गत जो भी आते हैं वो आपको याद रखने हैं। MS वर्ड यानी वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, MS एक्सेल यानी स्प्रेडशीट और डेटा के लिए। प्रश्न इन्हीं से संबंधित आपको मिलेगा। पूछ लिया जाता है कि प्रेजेंटेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो MS पावर पॉइंट का। स्प्रेडशीट और डेटा के लिए MS एक्सेल का। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड का। तो यही आपको याद रखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है MS पावर पॉइंट, तो ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। MS आउटलुक ईमेल के लिए। MS एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। MS वन नोट नोट्स बनाने के लिए। MS पब्लिशर डिजाइनिंग और लेआउट के लिए। MS टीम्स चैटिंग और मीटिंग के लिए। और MS वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज के लिए। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं पहले। तो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के रखरखाव यानी मेंटेनेंस, विश्लेषण और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कंप्यूटर को सुरक्षित, व्यवस्थित और तेज रखने में मदद करता है। तो इसका काम है कंप्यूटर का रखरखाव करना, विश्लेषण करना और प्रदर्शन को बेहतर बनाना। तो ये आपको याद रखना है। अब परिभाषा तो आपको याद रखनी ही है, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो है उदाहरण, क्योंकि आपको उदाहरण याद रखने हैं। एंटीवायरस ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल कंप्रेशन, डिस्क क्लीनर, डिस्क क्लीनर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, बैकअप सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, अनइंस्टॉलर, डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजर और सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल। तो ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपका पूछा जाता है वो एंटीवायरस से संबंधित भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो कुछ आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी याद रखने हैं। एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये आपको याद रखना है, लेकिन कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो आपको याद रखने हैं। क्विक हील, नॉर्टन, मैकेफी, कैस्परस्की, अवास्ट, बिट डिफेंडर, मालवेयर वाइट्स, अवीरा, एवीजी, ईसेट और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। ये विंडोज के साथ आने वाला है, तो ये भी याद रखिए। अब मैकेफी से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, नॉर्टन से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है IT एक्ट और आपके एग्जाम में IT एक्ट से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो IT एक्ट के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। तो IT एक्ट का पूरा नाम क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यह भारत का प्राथमिक कानून है जो साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित है। तो इसका संबंध साइबर अपराध से है, इसीलिए ये कंप्यूटर में आपको पढ़ना है। कंप्यूटर विषय में इस टॉपिक को आपको पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्न भी कंप्यूटर में पूछे जाते हैं और पहले पूछे भी गए हैं। IT अधिनियम 2000 की संरचना इस प्रकार है। कुल अध्याय कितने हैं? 13। कुल धाराएं कितनी हैं? 94, 94 धाराएं हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? तो मूल रूप से 4 अनुसूचियां थीं। तो मूल रूप से 4 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में केवल 2 प्रभावी हैं। तीसरी और चौथी अनुसूची को बाद में हटा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कि इसमें कुल कितनी धाराएं हैं, कितने सेक्शन हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है 94 सेक्शन है, 94 धाराएं हैं। अध्याय कितने हैं? 13। और अनुसूचियां 4 थीं जो मूल
एक्ट था, मूल अधिनियम था, उसमें 4 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2 अनुसूचियों को हटा दिया गया, तीसरी और चौथी को हटा दिया गया और वर्तमान में केवल 2 प्रभावी हैं। तो आपको ये पूरी ही बात याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्य बिंदु भी आपको याद रखने हैं। इसके उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल लेन-देन, ई-गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कानूनी मान्यता देना है। यह कानून 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ और यह पूरे भारत पर प्रभावी है। तो लागू हुआ है 17 अक्टूबर 2000 को, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबर अपराध पर लगाम, इसका जो उद्देश्य है वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं जो उद्देश्य हैं। तो अगला उद्देश्य है साइबर अपराध पर लगाम, यानी यह हैकिंग, डेटा चोरी, डिजिटल जालसाजी और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री फैलाने जैसे अपराधों के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। डिजिटल हस्ताक्षर या डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों को कागजी हस्ताक्षरों के समान ही कानूनी वैधता प्रदान करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें संशोधन किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आईटी एक्ट में संशोधन कब किया गया, तो इसमें 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे ताकि नए प्रकार के इंटरनेट अपराधों से निपटा जा सके। अब एक प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो साइबर अपराध वो हैं जो हैकिंग, डेटा चोरी, डिजिटल जालसाजी, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री फैलाना, किसी के बैंक अकाउंट की जानकारी को हासिल करके उसके खाते से पैसे निकालना, ये सभी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि कोई भौतिक चोरी की जा रही है, किसी दुकान से जाकर कोई चीज चोरी की जा रही है, तो वो साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता और आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा साइबर अपराध से संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखना है जो जो आईटी एक्ट है वह साइबर अपराधों से संबंधित है और साइबर अपराध में हैकिंग, डेटा चोरी, डिजिटल जालसाजी, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री फैलाना, किसी को धमकाना, इसके अलावा बैंक अकाउंट की जानकारी प्राप्त करके किसी के खाते से रुपए निकालना, ये सभी साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। और आईटी एक्ट आईटी एक्ट क्या प्रावधान करता है? इन सभी जो अपराध हैं इनके लिए सजा का प्रावधान करता है। तो ये आपको याद रखना है, 2008 में इसमें संशोधन किया गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं। ऐसा नहीं है कि जो और भी टॉपिक आपके विषय में दिए गए हैं, कंप्यूटर विषय में, वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो भी महत्वपूर्ण है, उनको भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको उनको पढ़ना नहीं है, उनको भी पढ़ना है, लेकिन इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। यानी इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उनको भी पढ़ना है। इनसे संबंधित प्रश्न हर बार पूछे गए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी कभी कभी पूछे गए हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, वहां से आप इसे डाउनलोड करके एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोगों का लाभ रहेगा। बस आपको इतना ही करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आप लोग शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, कल शाम तक ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने करवा दिया है और जो परीक्षा की दृष्टि से संभावित प्रश्न हैं उनको भी करवाया है। यदि वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, तो आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं। आप लोगों का जो परीक्षा का समय है बहुत ही कम है, ये मान के चलिए। आज 29 है, कल 30, परसों 31, उसके बाद 10 और 11 में आपकी परीक्षा है। 2 दिन आपका एग्जाम करवाया जाएगा। पीआरटी का और भी कई पोस्ट है, उनका 10 को है और कई पोस्ट का जो एग्जाम है वो 11 तारीख को है। तो कम समय है, तो
कम समय में आप लोग बस यही सोचिए कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका रिवीजन तो ज़रूर ही कर लीजिए और परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।